नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से लेकर के आधुनिक भारत के इतिहास तक परीक्षा के दृष्टिगत जो अति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके पूछे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उनके कालानुक्रम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है, उसमें हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अति महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम देखा है। साथियों, आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो गई वर्ष 2024 के लिए, जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, और आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होना है आपको, तो उसके संदर्भ में आप कह सकते हैं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा देने से पहले या परीक्षा में बैठने से पहले 1 से 2 बार आप इस वीडियो को जरूर देखें, तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से लेकर के जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोधी वंश तक का जो इतिहास है या जो कालक्रम की घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको देखा है। आज के इस वीडियो में हम 15वीं शताब्दी आप कह सकते हैं उसका समापन हो रहा है, और इसी टाइम पर यूरोप में आप देखेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद जो ट्रेड का रूट था यूरोपीय देशों के लिए, वो एक तरीके से बाधित हो गया, और फिर वहाँ पर पुनर्जागरण आंदोलन हुए, जिसे हम रेनेसेंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कुछ महत्वाकांक्षी जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, उनके द्वारा कुछ समुद्री इंपॉर्टेंट समुद्री रूट्स मार्ग या फिर इंपॉर्टेंट ओशियन रूट्स जो हैं, इनकी खोज हुई। तो इसी क्रम में 1498 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्तगाली ट्रैवलर था, जिसको हम वास्को डिगामा के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत के केरल राज्य में कलिकट पहुंचा। अब केरल राज्य में अगर प्रेजेंट लोकेशन की बात करें मित्रों, तो जो कलिकट है हमारा, ये आप कह सकते हैं कोझिकोड केरल। जो कोझिकोड केरल है, वहां पर वास्को डिगामा लैंड हुआ। कलिकट का जो आप कह सकते हैं तत्कालीन शासक था जमोरिन, उसके द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। यहाँ पर मित्रों एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि वास्को डिगामा किस नाविक की मदद से भारत पहुंचा था। तो यहाँ पर अहमद इब्न माजिद, कई किताबों में अब्दुल माजिद भी नाम लिखा हुआ है, तो अहमद इब्न माजिद एक अरबी नाविक है, इसकी सहायता से वास्को डिगामा कलिकट पहुंचा। कब पहुंचा? तो 1498 में। जो यूरोपीय कंपनी है उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो क्रम में आप देखेंगे पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। तो ये आपका क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली आए और फिर आपके फ्रांसीसी आए। 1510 में आप देखेंगे अभी कालक्रम में ही हम लोग कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसके द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया जाता है, और 1510 से लेकर के 1961 तक इसका गोवा पर कब्जा रहता है। तो यहाँ पर मित्रों 1498 पे आप देखें कि 1498 के बाद 1509 से 1530 का जो समय अवधि है, इसमें आपको पता है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य में हमारे 4 वंश हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो 4 डायनेस्टीज आती हैं, जिसमें आपके संगम, सुलुव, तुलु और एरुविडु हैं। तो जो तुलु राजवंश है, इसका समय काल था 1509 से लेकर के 1530 तक का। तुलु राजवंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, आप कह सकते हैं कृष्णदेव राय, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको आइए देखते हैं। तो सिंहाचल में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो ये आपकी कृष्णदेव राय के द्वारा कराई गई थी। सिंहाचलम जो है, ये आप कह सकते हैं प्रेजेंट डे जो हमारा विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम, ये कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो कृष्णदेव राय के द्वारा आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम या सिंहाचलम में विजय स्तंभ की स्थापना की गई। इसके अलावा नगलापुरम विजय महल की स्थापना किसके द्वारा की गई? निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। विट्ठला स्वामी टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विट्ठला स्वामी टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा ही कराया गया था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एज फार एज अवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इसके बाद कृष्णदेव राय के टाइम पर ही कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री भारत आए, इनके साम्राज्य में आए थे। उनमें आप देखेंगे डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनिज और डुआर्टो बारबोसा, ये तीनों ही आपके पुर्तगाली ट्रैवलर हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल से आप कह सकते हैं
डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनिज और दुआर्ते बारबोसा, ये किसके साम्राज्य में आए थे? तो आपके कृष्णदेव राय के साम्राज्य में आए थे। इसके अलावा कृष्णदेव राय एक बहुत ही लोकप्रिय तेलुगु आप कह सकते हैं कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं, आप कह सकते हैं अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? तो ये आपकी कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी तेलुगु कविताओं की रचना की। तो अमुक्त माल्यदा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आपसे पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद मित्रों 1509 के बाद 1510 में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि अल्फांसो अल्बुकर्क, ये आपका पुर्तगाली गवर्नर है भारत के अंतर्गत, इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया। 1510 के बाद 1517 से लेकर के 1526 अगर एडी की बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? तो आपका कह सकते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें आप कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी का जो भाई था जलाल खान लोदी, इसका विद्रोह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार का जो गवर्नर था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। पंजाब का गवर्नर है दौलत खान, ये कहाँ का है? तो ये आपका पंजाब का गवर्नर था। इसने काबुल का शासक है बाबर, इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था। यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। और इसी के बाद आप देखेंगे कि 1526 में ही पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और वहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और आप कह सकते हैं मुगल वंश की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य की। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, यहाँ पर बाबर की जीत होती है। बाबर की जीत के पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे यहाँ पर जो बाबर की आर्मी है वो ज़्यादा वेपनाइज्ड है, एडवांस वेपन है उसके पास, वो सब बंदूक से लड़ते हैं। वहीं पर अगर इब्राहिम लोदी की बात करें तो इनकी सेना और बाबर की सेना में जो वेपन का एडवांसमेंट है उसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसके अलावा बाबर ने युद्ध की जो नीति थी, आप कह सकते हैं तुलुगमा और अराबा, इनका इस्तेमाल किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाबर ने तुलुगमा जो नीति है युद्ध की उसका इस्तेमाल कब किया? तो पानीपत की पहली लड़ाई में किया। तुलुगमा नीति क्या कहती है कि आप कह सकते हैं एक बड़ी सी सेना को छोटे छोटे टुकड़ियों में विभाजित कर देना और शत्रु के ऊपर हर दिशा से आक्रमण करना। तो वो आपकी थी तुलुगमा की नीति, जो बाबर के द्वारा इस्तेमाल की गई पानीपत की पहली लड़ाई में। 1526 में आप कहेंगे कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर के समय काल में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, लगातार हर वर्ष हुए हैं, 1526, 27, 28 और 29। तो 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराता है। इसके बाद खानवा की लड़ाई होती है 1527 में। राणा सांगा, आप कह सकते हैं मेवाड़ के राणा सांगा हैं, इनकी हार होती है बाबर के हाथ। चंदेरी में 1528 में आप कह सकते हैं मेदिनी राय को बाबर युद्ध में हराता है। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा नदी के किनारे, जिसमें अफगान का शासक है महमूद लोदी, इसकी हार होती है बाबर के हाथ। ठीक है, तो इस तरह से बाबर ने एक मजबूत मुगल साम्राज्य की नींव रख दी है भारत के अंतर्गत। 1527 में मैंने आपको पहले बता दिया है कि खानवा की लड़ाई होती है मेवाड़ के राणा सांगा के साथ। बाबर के बाद मित्रों बाबर का पुत्र है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है 1530 में। हुमायूं के टाइम पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं घटनाएं होती हैं, जैसे महत्वपूर्ण युद्धों में आपका चौसा का युद्ध है 1539 में। तो 1539 में आप देखेंगे चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं की हार होती है, और इसी युद्ध के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा सकता है कि शेर शाह सूरी ने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का टाइटल कब दिया था? तो शेर शाह सूरी ने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का टाइटल चौसा के युद्ध के बाद दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मित्रों 1 साल बाद 1540 में आप कह सकते हैं कि कन्नौज की लड़ाई होती है, जिसे बिलग्राम नामक स्थान पर लड़ा जाता है और इसीलिए इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज की लड़ाई में भी शेर शाह विजयी होता है और हुमायूं की हार होती है। तो इस तरह से लगातार 2 युद्ध हारने के बाद आप कह सकते हैं कि भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी नींव हिल गई है, और यहाँ पर 1540 में शेर शाह सूरी के द्वारा सूर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद शेर शाह सूरी का आतंक कब समाप्त होता है? तो आप देखेंगे कि कलिंजर का जब युद्ध होता है ना, कलिंजर का जो बांदा में कलिंजर का किला है उस पर तोप से गोला दागा जाता है। आप देखेंगे कलिंजर का किला जो है बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है ना, तो जब वहाँ पर फायर किया गया तो जो गोला था वो वापस शेर शाह सूरी के पास ही आकर के गिर गया। तो इस तरह से एक्सीडेंट में आप कह सकते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है।
शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान होता है, ठीक है। और इसका जन्म होता है सासाराम बिहार में। एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। शेरशाह सूरी का मकबरा किस स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सासाराम बिहार में मौजूद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1540 के बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और यहां पर हुमायूं सिकंदर सूरी को हरा करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सरहिंद का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। 1555 के बाद 1556 में आप देखेंगे अकबर गद्दी पर बैठता है। 13 वर्ष की आयु होती है अकबर की और बैरम खान उसका संरक्षक होता है, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था, तो आप कह सकते हैं कलानौर, पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 13 साल की उम्र में, ठीक है। इनके संरक्षक कौन है, बैरम खान इनके संरक्षक हैं। 1556 में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच में होता है। हेमू कौन है, हेमराज विक्रमादित्य। अब यहां पर अकबर और हेमू की लड़ाई में भी अकबर विजयी होता है। और यहां पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें ध्यान रखिएगा अकबर और बैरम खां इन दोनों ने प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, दूर से रह करके युद्ध को कंट्रोल कर रहे थे अपने सेना के माध्यम से। इसके बाद मित्रों 1556 से 1605 का जो कार्यकाल है आप कह सकते हैं अकबर का शासनकाल होता है भारत के अंतर्गत। और यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे अकबर के द्वारा सभी को शांति का जो दर्शन है, का जो फिलॉसफी है, जिसको सुलह एक कुल आप कह सकते हैं, इसका प्रचार अकबर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर का उन्मूलन किया जाता है। अब जजिया कर क्या है, तो आप कहेंगे किसी साम्राज्य में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ऊपर मुस्लिम रूलर के द्वारा जो एक्ट लगाया जाता है और बदले में आप कह सकते हैं कि वो जो शासक है वो संरक्षण का प्रॉमिस करता है, तो इस तरह का जो कर है वो आपका जजिया कर है। इसका उन्मूलन किसके द्वारा किया जाता है, अकबर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब किया जाता है, 1564 में। एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि भारत में जजिया कर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया था जजिया टैक्स को, तो आप कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो उसके द्वारा जजिया को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मित्रों 1565 में आप देखेंगे कि एक युद्ध होता है जिसे तालीकोटा की लड़ाई कहा जाता है। तालीकोटा की लड़ाई बेसिकली 4 मुस्लिम बाहुल्य जो साम्राज्य हैं और जो विजयनगर साम्राज्य है इनके बीच में लड़ी जाती है। जो 4 मुस्लिम बाहुल्य साम्राज्य हैं जो आपस में अलायंस बनाते हैं उसमें आपका गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर और बीजापुर, ये 4 सम्मिलित हैं। बिदर यहाँ पर एक अपवाद है, ठीक है। तो ये चारों मिल करके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है 1565 में। मित्रों 1575 की अगर बात करें तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कब कराया, 1575 में। कहाँ कराया, फतेहपुर सीकरी में। ये एक प्रार्थना स्थल था, ठीक है। इसके बाद 1576 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा किया जाता है और महाराणा प्रताप से ये युद्ध होता है। यहाँ पर अकबर की पुनः विजय होती है। इसके बाद मित्रों 1582 की अगर हम बात करें तो अकबर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या आप कह सकते हैं अपना एक वर्जन चलाया रिलीजन का जिसको दीन इलाही कहा जाता है, ठीक है। तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा कब की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1582 में की गई। 1582 के बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1605 से लेकर के 1627 का जो टाइम पीरियड है वो अकबर का पुत्र है जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसका वास्तविक नाम होता है। जहांगीर का शासन प्रारंभ होता है 1605 से 27 के बीच में, ठीक है। ये इसका असली नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगातार व्यापार के लिए कुछ ना आप कह सकते हैं मुगल जो साम्राज्य है उसका एसेंट चाहती है। तो एक प्रयास करते हैं विलियम हॉकिंस के द्वारा और दूसरा प्रयास होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप कह सकते हैं किंग जेम्स प्रथम। यहाँ पर जो ब्रिटेन के शासक हैं जेम्स प्रथम,
जेम्स फर्स्ट के द्वारा एम्बेसडर के तौर पर सर थॉमस रो को जहांगीर के कोर्ट में भेजा जाता है, और इसमें जो थॉमस रो है वो सफल होता है और यहाँ से इसको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है मुगल साम्राज्य से भारत के अंतर्गत। जहांगीर के ही टाइम पर एक महत्वपूर्ण इवेंट ये होता है कि सिख, आप कह सकते हैं सिख संप्रदाय के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, इनको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो जहांगीर करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिख गुरु आपके जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है जहांगीर के टाइम पर, और जो 9th सिख गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब एग्जीक्यूट करता है, फांसी देता है, ठीक है। इसके बाद मित्रों 1628 से लेकर के जो 1658 का टाइम पीरियड है, जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, ये गद्दी पर बैठता है। और 1631 में इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आपको याद रखना है, इस 1631 में मुमताज महल का निधन हो जाता है, जिसके बाद ताजमहल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है, शाहजहां के टाइम पीरियड में। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था आपसे लोक सेवा आयोग के द्वारा कि शाहजहां इनमें से किसका समकालीन है? तो शाहजहां आपका फ्रांस का शासक है लुई 14, इसका समकालीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, शाहजहां किसका समकालीन था? तो लुईस 14 का समकालीन था। इसके बाद शाहजहां के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स भारत आते हैं इसके कोर्ट में, उसमें आपके फ्रांस के 2 ट्रेवलर हैं, बर्नियर और ट्रेवर्नियर। इसके बाद मैंडेलस्लो जो है आपका, ये जर्मन ट्रेवलर था। पीटर मुंडी जो है आपका, ये ब्रिटिश ट्रेवलर था, और मनुची आपका इटालियन ट्रेवलर था, ठीक है। तो एक बार मैच दी फॉलोइंग में भी एक तरफ ट्रेवलर्स के नाम लिखे थे, दूसरी तरफ उनके एसोसिएटेड कंट्री का नाम लिखा था, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ये सारे आपके शाहजहां के रेन में भारत आए थे। बर्नियर, ट्रेवर्नियर ये आपके फ्रांस के थे, मैंडेलस्लो ये आपका जर्मन था, पीटर मुंडी ये आपका ब्रिटिश था, और मनुची आपका इटालियन था। इसके बाद मित्रों 1658 से 1707 के बीच में आप देखेंगे कि औरंगजेब का शासनकाल प्रारंभ होता है। औरंगजेब ने खुद को क्या टाइटल दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आलमगीर। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर का टाइटल दिया था। शासनकाल इसका 1658 से 1707। आप देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, है ना, 63 या 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर मित्रों औरंगजेब के टाइम पर इसी का पुत्र है शहजादा अकबर, ये विद्रोह करता है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गुरु तेग बहादुर, इनको फांसी दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, और ये सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे, ठीक है। 1679 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि औरंगजेब के द्वारा जजिया को लागू कर दिया जाता है। अकबर उन्मूलन किया था अकबर ने, और औरंगजेब के द्वारा 1679 में आप देखेंगे जजिया पुनः लागू हो जाता है। फिर आप इसके बाद आप देखेंगे तो जजिया को हटाता कौन है? तो जहांदर शाह, बहादुर शाह प्रथम के बाद जब जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर मित्रों 1679 के बाद आप देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि औरंगजेब किस सूफी क्रम का है या किस सूफी क्रम में बिलीव करता था? तो आपको याद रखना है नक्शबंदी सूफी ख्रम। तो औरंगजेब का विश्वास किसमें था? नक्शबंदी सूफी क्रम में। नक्शबंदी सूफी क्रम जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई या इसकी शुरुआत कौन किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। नक्शबंदी सूफी क्रम का ही जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं फकीर है वो कौन है? तो शेख अहमद सरहिंदी। ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मित्रों 1709 से लेकर के 1712 का जो टाइम पीरियड था वो बहादुर शाह प्रथम का था। 63 वर्ष की आयु में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। यहाँ पर मित्रों वजीर था जुल्फिकार खान। औरंगजेब के टाइम पर जुल्फिकार खान इसने इसको गद्दी पर बैठने में मदद की, बहादुर शाह प्रथम को सपोर्ट किया मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद जो मुगल शासक है उसका इंपॉर्टेंस कम होने लगेगा और जो उनके वजीर हैं, जो पावरफुल वजीर हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुगल हिस्टोरियन थे, मुगल इतिहासकार खफी खान, इन्होंने शाह बेखबर की उपाधि दी थी किसको? बहादुर शाह प्रथम को। शाह बेखबर की उपाधि खफी खान ने किसको दी थी? बहादुर शाह प्रथम को। तो ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मित्रों 1712 से 13 एक साल की अवधि के लिए जहांदर शाह मुगल शासन की गद्दी पर बैठा और यह भारत का पहला, या आप कह सकते हैं मुगल भारत का पहला कठपुतली राजा था, ठीक है। अब यहां पर ये पपेट की तरह काम करेंगे, असली जो रूल है वो वजीर के हाथ में है। तो इनकी सहायता किसने की? तो आप कह सकते हैं जुल्फिकार खान ने, ठीक है। इसके बाद मित्रों जहांदर शाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह था कि इसने जजिया को समाप्त किया था।
1713 से लेकर के 1719 इस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे मुगल शासन की गद्दी पर फर्रुखशियर था, और इसको गद्दी पर बैठने में मदद किसने की, तो आप कह सकते हैं सैयद बंधुओं ने मदद की थी। अब्दुल्ला खान इसका वजीर था और हुसैन अली खान नूर बख्शी था। ठीक है, अब्दुल्ला खान को इसने वजीर बनाया और हुसैन अली खान को नूर बख्शी। 1713 से 19 तक का हमने देख लिया। अब 1719 के बाद आप देखेंगे कि 19 से 48 तक मुगल शासन की गद्दी पर कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। इसको गद्दी पर बैठने में किस वजीर ने मदद की थी, या आप कह सकते हैं इसको वजीर नहीं नियुक्त किया गया था, लेकिन जो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी था इसके टाइम पीरियड पे वो था आपका निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह का दूसरा नाम है चिंकलिज खान। ये वही चिंकलिज खान है जिसने 1724 में इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कौन था, ये आपका था निजामुल मुल्क आसफ जाह। आप लिख सकते हैं यहां पर आसफ जाह। इसके बाद 1738 से 39 में आप देखेंगे कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है, और इस वक्त मोहम्मद शाह गद्दी पर है। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो लड़ाई होती है उसे हम करनाल की लड़ाई के द्वारा जानते हैं। यहां पर मुगलों को नादिर शाह ने बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, 1739 में करनाल का युद्ध होता है। 1740 से 48 के बीच में अब आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इनका व्यापार को लेकर के आपस में जो फेस ऑफ है, स्टैंड ऑफ है, वो बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे आगे चल करके यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, ऑस्ट्रिया को आप कह सकते हैं कब्जा करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसका एक एक्सटेंशन आपको भारत में दिखाई देता है कि फ्रांस और ब्रिटेन की जो यूरोपियन कंपनीज भारत में है वो भी आपस में लड़ने लगती हैं। और उसी का परिणाम है 1740 से 48 का प्रथम कर्नाटिक युद्ध। ठीक है, इस युद्ध की समाप्ति होती है 1748 में एक्सला चैपल की संधि के साथ। 1748 के बाद आप देखेंगे कर्नाटिक का द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच में, और इसका अंत होता है पौंडीचेरी की संधि के साथ। कर्नाटिक के कुल 3 युद्धों में, प्रथम और द्वितीय तृतीय, इसमें आप देखेंगे ये तीनों युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए हैं। यहाँ पर जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो भारत के जो शासक हैं उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है, जो आंतरिक राजनीति है भारतीय शासकों की। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पर कर्नाटिक में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसे कर्नाटिक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, इन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। जो पहला युद्ध था उसकी समाप्ति होती है एक्सला चैपल की संधि के साथ। जो द्वितीय युद्ध है ये पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। तृतीय युद्ध में ये फैसला हो जाता है कि भारत पर कौन सी यूरोपीय कंपनी का आधिपत्य नहीं होगा। ठीक है, उसको हम बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से जानते हैं, जो 1760 में लड़ा जाता है, आगे चल के भी हम देखेंगे। तो 1754 से 59 के बीच में आप देखेंगे आलमगीर द्वितीय का शासनकाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि तृतीय कर्नाटिक युद्ध या बैटल ऑफ वांडीवास के टाइम पर मुगल शासक कौन था, है ना। तो मुगल शासकों का भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है देखना। तो 1754 से 59 तक आपका आलमगीर द्वितीय का शासन होता है। इसके बाद इसी के टाइम पीरियड पर प्लासी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 1757 की प्लासी की जो लड़ाई होती है वो बेसिकली बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर उसने सिराजुद्दौला का जो सेना का कमांडर है मीर जाफर, इनको ये ब्राइब कर देते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ पर मीर जाफर को ऐसा वादा किया जाता है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब तुम्हें बना दिया जाएगा। इसके अलावा सिराजुद्दौला के शासन में जो अन्य इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग, जैसे बैंकर है आपका राय दुर्लभ, माणिक चंद, जगत सेठ और ओमी चंद जैसे जो रिच मर्चेंट हैं, इनको रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा है, वो इनको अपनी साइड मिला लेता है। तो ये आसानी से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत जाता है प्लासी की लड़ाई। ये सभी ट्रेटर्स हैं सिराजुद्दौला के शासन में या उनके कोर्ट के ट्रेटर्स हैं ये सभी, माणिक चंद्र, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ या ओमी चंद। ठीक है, 1758 से 59 के बीच में शाहजहां द्वितीय का शासनकाल होता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य में। इसके बाद मित्रों आप देखेंगे 1760 में एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है। उससे पहले 59 से 1806 के बीच में शाह आलम द्वितीय का शासन है मुगल में।
जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा कौन है? शाह आलम द्वितीय। अंतिम समय में आप देखेंगे कि मराठा चीफ सिंधिया जो है उसके संरक्षण में चला जाता है, जो शाह आलम द्वितीय है। इसी समय अवधि के बीच में 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है, जहां पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट के द्वारा किया जाता है और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहा है काउंट डी लैली। यहाँ पर अंग्रेजों की जीत होती है एक तरह से ब्रिटिश की, और इसके बाद जो इंडियन डोमिनियन है इस पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर एक तरीके से मोनोपोली हो जाती है। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कुछ जगहों पर सिमट के रह जाती है। 1761 यहां पर आप देखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मराठा ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। जो मराठा पॉलिटिक्स है वो पूरे भारत में ज़्यादा पावरफुल हो गई इन कंपैरिजन टू द मुगल एम्पायर। तो शाह आलम द्वितीय एक तरीके से अब पपेट रूलर की तरह पर हैं। मराठा यहाँ पर शक्तिशाली हैं। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीत जाता है। ठीक है, 1764 में आप देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई होती है। आप कहेंगे कि भारतीय जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो 1764 की बक्सर की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दीवानी राइट्स हैं इसी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई का अगर त्वरित कारण पूछा जाए, त्वरित कारण क्या है, इमीडिएट रीजन, तो आप कह सकते हैं कि बिहार का गवर्नर है, दीवान है राम नारायण। इसने मीर कासिम, जो आप कह सकते हैं द देन नवाब ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसको बिहार के अकाउंट्स देने से मना कर देता है। मीर कासिम एक तरह से इसको ट्रेटर घोषित करता है और ये ब्रिटिश के शरण में चला जाता है, और अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इसको संरक्षण प्रदान कर देते हैं राम नारायण को। जिससे आप कह सकते हैं कि जो मीर कासिम है, जो बंगाल का नवाब है ना, वो इस चीज़ से परेशान होकर के अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ एक अलायंस बनाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण करता है। तो इस तरह से बक्सर की लड़ाई में आप कह सकते हैं दो पार्टी हैं। एक तरफ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता है, और दूसरी तरफ आपका मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर, और उसके अलावा जो अवध का नवाब है, ये तीनों एक साइड है। ठीक है, इसके बाद मित्रों 1764 के युद्ध में जो हेक्टर मुनरो है वो विजयी होता है और ये अलायंस जो है तीनों का ये हार जाते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। दो संधि होती हैं बेसिकली, एक होती है मुगल एम्पायर जो मुगल एम्परर है शाह आलम द्वितीय उसके साथ, और एक संधि होती है अवध के नवाब के साथ। मुगल एम्परर के साथ जो संधि होती है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो ब्रिटिश को प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो यहाँ पर संधि के लिए जो ब्रिटिश आप कह सकते हैं ब्रिटिश साइड है उसका नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच की संधि है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1765। इसके बाद 1765 से लेकर के 1772 का जो टाइम पीरियड है इसमें आप देखेंगे बंगाल में दोहरी सरकार का प्रावधान है। दोहरी सरकार का मतलब अब दीवानी और निजामत। ठीक है, दीवानी राइट्स अंग्रेजों के पास है और निजामत मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बात है वो आपकी यहाँ पर जो नवाब है बंगाल का उसके हाथ में है, लेकिन जो दीवानी राइट्स हैं, रेवेन्यू वाला जो मैटर है ये अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर दीवानी राइट्स रॉबर्ट क्लाइव के पास हैं और इसके लिए इसने दो उप दीवान नियुक्त किए हैं, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा शिताब राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा चुका है कि बंगाल के लिए कौन है डिप्टी दीवान, तो वो आपका है मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए है राजा शिताब राय। ठीक है, 1767 से 69 का जो समय अवधि है, 69 का जो समय काल है, इसमें आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच में होता है। हैदर अली यहाँ पर अंग्रेजों को हरा देता है, पराजित कर देता है। युद्ध स्टार्ट कैसे होता है, तो आप देखेंगे आरकोट जो है, मैसूर और आरकोट के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है। जो आरकोट है वो आप कह सकते हैं आरकोट का नवाब ब्रिटिश से सहायता मांगता है, तो इस तरह से हैदर अली और ब्रिटिश के आपस में लड़ाई होती है। और ये युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये समाप्त कैसे होता है, तो मद्रास की संधि के साथ 1769 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं, एक तो आपका जो कालक्रम चल रहा है उस पर बन सकते हैं, उसके बाद एक तरफ आपका युद्ध लिख देगा, दूसरी तरफ ट्रिटी लिख देगा कि किस ट्रिटी या संधि के साथ वो युद्ध समाप्त हुआ है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
इसके बाद 1770 में मित्रों हम देखते हैं कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आपको याद रखना है। 1770 के बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का गवर्नर बन जाता है। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बनता है तो जो दोहरी सरकार है ये समाप्त कर दी जाती है बंगाल से। ठीक है, मतलब निजामत और दीवानी, अब ये प्रक्रिया जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। कब? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसके बाद 1773 में आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उनके जो अफसर हैं, ऑफिसर हैं, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, है ना, तो उनको रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स, अब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो अन्य आप कह सकते हैं गवर्नर्स हैं भारत के अंतर्गत, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत, उनको इसके अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल के। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही द्वारा आप देखेंगे फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम जज कौन होते हैं? तो एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे ये प्रथम जज होते हैं। इसके बाद मित्रों 1775 से 1782 के बीच में आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे का कारण आप देखेंगे तो पेशवा और रघुनाथ राय, इनके बीच में जो पेशवा की गद्दी के लिए टसल है ना, इसके कारण ही आपका रघुनाथ राय चले जाते हैं अंग्रेजों के पास, और वहां पर जो बॉम्बे का ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो आप कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर है, उसके साथ बॉम्बे का जो गवर्नर है उसके साथ सूरत की संधि करते हैं 1775 में। बंगाल का जो आप कह सकते हैं गवर्नर है उसने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, फिर पुरंदर की संधि होती है, फिर आपकी बड़गांव की संधि होती है। उसके बाद फाइनली सालबाई की संधि के साथ 1782 में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किसके साथ होता है? सालबाई की संधि के साथ। और ये ईयर और जो ट्रिटीज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत की संधि 75, पुरंदर की संधि 76, वड़गांव की संधि 79 और सालबाई की संधि 82। ठीक है, और ये चारों ही जो ट्रिटीज हैं वो आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1782 के बाद साथियों 1780 से 84 के बीच में आप देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अब आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यहां पर 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद इसका पुत्र होता है टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध को आगे जारी रखता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है मंगलौर की संधि के साथ, जो कि 1784 में होती है। इसके बाद साथियों 1784 में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया जाता है। यहां पर गवर्नर जनरल कौन है? तो आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के टाइम पर लाया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। इसके बाद 1786 से 93 के बीच में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनता है। यहां पर मित्रों बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट है, भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त की जो नीति है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू की जाती है 1793 में। इसी के टाइम पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आगे भी हम देखेंगे। और 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये सभी इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछेगा कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में किसके द्वारा की गई या कब की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1791 में। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका 1790 से 92 का टाइम पीरियड है, इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और यहाँ पर ये युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1793 में आपका चार्टर एक्ट आता है। 93 से 98 का जो टाइम पीरियड है वो आपका सर जॉन सोर का है। ठीक है, गवर्नर जनरलशिप किसकी होती है? सर जॉन सोर की, 93 से 98 के बीच में। 98 से लेकर के 1805 में आप देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ये आपका भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, यहां पर मित्रों कुछ महत्वपूर्ण काम है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो किए गए हैं, जैसे कि आपका है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि जो है 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब यहां पर भी हम देखेंगे आगे कि सहायक संधि के द्वारा जो विलय हुए हैं राज्य जिनको सहायक संधि में मिलाया गया है,
है ना, उनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न बनता है। इसी के टाइम पीरियड पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। यहाँ पर टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के गेट पर ही मृत्यु हो जाती है लड़ते हुए, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 के बीच में, वो भी आपका लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पर होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार होती है, और ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान से अंग्रेज की जो सेना लड़ रही थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल स्टुअर्ट हैरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा सकता है, ठीक है, जनरल स्टुअर्ट हैरिस। इसके बाद 1802 में बसिन की संधि होती है। यहाँ पर यह संधि मराठा पेशवा और ब्रिटिश के बीच में होती है। 1803 और 5 के बीच में आप देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होते हैं, 1803 से 5 के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका था लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के द्वारा जो राज्य विलय किए गए थे उसमें HMT याद रखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजावर। तो हैदराबाद के निजाम 1798 में सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं। मैसूर का जो विलय होता है वो 1799 में होता है। तंजौर के जो शासक हैं आप कह सकते हैं 1799 में आते हैं। अवध में 1801 में सब्सिडरी अलायंस लागू होता है। पेशवा भी 1801 में आते हैं। इसके बाद बरार, भोसले के राजा, सिंधिया, राजपूत राज्य, भरतपुर और होलकर। होलकर आप देखेंगे जो मराठा कॉन्फेडरेसी है उसमें होलकर 1818 में सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं सबसे लास्ट में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों 1805 के बाद आप देखेंगे 1807 से 13 AD का जो टाइम पीरियड है इसमें लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल होता है। इसी के टाइम पर अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की ट्रीटी साइन की जाती है 1809 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सुकर चुकिया आप कह सकते हैं मिसल था, उसका जो शासक है रणजीत सिंह, उसके और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि साइन होती है कब? 1809 में। इसके बाद 1813 में चार्टर अधिनियम लाया जाता है, और इस अधिनियम की खासियत क्या है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार था, है ना, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। 2 एक्सेप्शन के साथ। एक है आपका चीन के साथ व्यापार, मतलब ट्रेड विद चाइना, और चाय के साथ जो व्यापार हो रहा है मतलब ट्रेड इन टी। तो इनको छोड़ करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली है वो यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, व्यापारिक एकाधिकार। 1813 से 23 के टाइम पीरियड में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एंग्लो नेपाल जो युद्ध हुए हैं, है ना, 1814 से 16 के बीच में, टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ये युद्ध आपका एंग्लो नेपाल वॉर जो है ये समाप्त होता है सगौली की संधि के साथ, जो कि 1816 में होती है। इसी के टाइम पीरियड में हेस्टिंग्स के टाइम पर आप देखेंगे तृतीय मराठा युद्ध होता है। तो 1817 से 1819 के बीच में तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है। यहाँ पर मित्रों 3 संधियां साइन की जाती हैं, 3 ट्रीटीज। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी संधि किसके साथ हुई है? तो पूना की संधि पेशवा के साथ, ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ, और मंदसौर की संधि होलकर के साथ। यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है पूना की जो संधि हुई थी वो ब्रिटिश और पेशवा के बीच में हुई थी। ग्वालियर की जो संधि हुई थी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुई थी। और मंदसौर की जो संधि थी आपकी होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। 1819 के बाद आप देखेंगे 1823 से 28 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। और इसी के टाइम पर प्रथम बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आप देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन होता है ना, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन होता है। किसके टाइम पीरियड पर? तो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1828 से 35 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल है, और इसी के टाइम पर सती प्रथा का उन्मूलन हो जाता है 1829 में। 1833 का जो चार्टर है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहले 2 एक्सेप्शन छोड़े गए थे, ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना। अब ये भी खत्म है। जो कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उसका अंत हो जाता है व्यापारिक एकाधिकार का, विद नो एक्सेप्शन। इसके बाद 1836 से 42 का जो टाइम पीरियड है उसमें लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल होता है, और इसी के टाइम पर प्रथम अफगान युद्ध होते हैं 1838 से 42 के बीच में, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर प्रथम अफगान युद्ध होते हैं 1836 से 42 के बीच में। 1842 के बाद आप देखेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर 1800 इसी पीरियड में 1837 से 1857 के बीच में किसका शासन है? तो आप कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय का। ठीक है, जो मुगल एम्पायर है इस वक्त बहादुर शाह द्वितीय है। यहाँ पर 1842 से 44 के बीच में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड एलनबरो। 44 से 48 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और इसके टाइम पर जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इवेंट है उसमें आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है 1845 से 46। लाहौर की संधि होती है इस जिससे आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है 1846 में। और कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन कानून किसके द्वारा बनाया गया इसी टाइम पीरियड में? तो आप कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल है, यहाँ पर मैंने डलहौजी बोल दिया है। और इसके बाद अब लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आएगा। तो 44 से 48 तक आपका लॉर्ड हार्डिंग है और ये सारे इवेंट्स इसके टाइम पीरियड पर होते हैं। इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1848 से 56 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनता है। इसके टाइम पर आप देखेंगे लोअर बर्मा जो है उसका विलय होता है 1852 में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विपगत का सिद्धांत, तो इसमें आप कह सकते हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ये ऑर्डर में है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सतारा जाता है, फिर जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका ये रिपीटेडली परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। इसके बाद मित्रों 48 से 49 के बीच में आप देखेंगे एक साल के लिए द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध होता है ना। यहाँ पर अब देखेंगे आपकी जो पंजाब का शासन है वो कंप्लीटली ब्रिटिश के हाथ में आ गया। इस युद्ध के बाद 3 सदस्यीय परिषद वहाँ पर बनाई जाती है जिसमें लॉरेंस बंधु होते हैं, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, और इनके अलावा आपके चार्ल्स मैंसेल। इन तीनों की आप कह सकते हैं एक परिषद बनाई जाती है पंजाब पर शासन करने की। किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, 1853 में चार्टर एक्ट लागू किया जाता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 में ही आप देखेंगे कि जो रेल लाइन है, पहली रेल लाइन, उसका शुभारंभ होता है बंबई से थाने तक। चार्टर एक्ट आता है 1853 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली, जो ओपन कंपटीशन प्रोसेस है ना, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, उसको लागू किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। इसके बाद मित्रों 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा शिक्षा पर प्रेषण या वुड्स डिस्पैच का नाम जिसे हम देते हैं 1854 में आता है। और इसी के बाद 1857 में आप देखेंगे कि 3 जगह पर 3 प्रांतों में जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज इनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर मित्रों 1856 से 1862 का जो टाइम पीरियड है इसमें लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वायसराय बनता है। ठीक है, 1856 से लेकर के 1858 तक आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल होता है। 1858 में जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लाया जाता है उसके माध्यम से गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन जाता है। आप देखेंगे 1857 मैंने आपको बताया कि 3 प्रांतों बंबई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये काम जो किया जाता है वो किससे प्रेरणा लेकर के आता है? वुड्स डिस्पैच से 1854 के। लेकिन किसके शासन काल में ये होता है? लॉर्ड कैनिंग के, जब ये वायसराय होता है भारत का। 10 मई 1857 ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। इसी दिन आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 का रिवोल्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये प्रारंभ होता है। प्रारंभ कैसे होता है? तो 29 मार्च को मंगल पांडे का विद्रोह होता है बैरकपुर में। आपको पता है कि जो ग्रीस कार्टेजेस थे है ना, उसमें पिग और काऊ की चर्बी इस्तेमाल की गई थी और उसको फायर करने की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि फायर करने से पहले उसको आपको मुंह से खींचना पड़ता था। तो इसी कारण से इसका विद्रोह करने लगे, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन एक तरीके से वायलेट हो रहे थे। तो 29 मार्च को मंगल पांडे का विद्रोह होता है। 24 अप्रैल को आप कह सकते हैं जो 3rd नेटिव कैवलरी है मेरठ की, वो पूरी विद्रोह करती है। और इसी के बाद 10 मई से आप कह सकते हैं कि 10 मई 1857 को जितने भी ब्रिटिश इंडियन फोर्सेज हैं, यहाँ पर भारतीय मौजूद हैं, वो सभी आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मित्रों 1857 ईस्वी के विद्रोह में कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल है, दिल्ली से आप देखेंगे तो बख्त खान है, ठीक है, बहादुर शाह जफर या बख्त खान। इसके बाद कानपुर से आप देखेंगे तो नाना साहब आते हैं, तात्या टोपे आते हैं। उसी तरह कुछ और स्थान हैं जिनके लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको आप देख लें। बरेली से आपके खान बहादुर खान
1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद से आपके मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी लियाकत अली ये आपके इलाहाबाद से संबंधित थे। दीवान मनीराम दत्त ये आपके असम से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो दीवान मनीराम असम से रिलेटेड हैं। अहुआ के आप कह सकते हैं ठाकुर कुशल सिंह थे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन, इनको आप रट लो कि सिंधिया, ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद और होलकर, है ना। मतलब ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और इंदौर के होलकर, इन तीनों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। ठीक है, इसका समर्थन किया था अंग्रेजों का। इसके अलावा मिर्जा गालिब ये एक ऐसे शायर थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को देखा था, मतलब ये विटनेस थे मिर्जा गालिब, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपसे पहले परीक्षा में पूछे आ चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मित्रों 1861 में आप देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पोर्टफोलियो जो सिस्टम है उसको लागू किया जाता है, और साथ ही साथ वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों 1861 तक आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद आगे का जो स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। एक दो बार इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न निकलेंगे। अब आगे का जो टाइम पीरियड है उसमें हम लोग बारीक से बारीक इवेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी वीडियो ये नहीं है, इसमें हम लोग एक तरीके से पूरे मध्यकालीन से लेकर के आधुनिक भारत के इतिहास का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स का। तो एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इसको जरूर देख करके जाएं। थैंक यू सो मच।